हेलो फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं वीडियो अभी का, और आप स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम में। जैसे कि हम यह वीडियो लाए हैं जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल में हैं और 2020-21 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम घर पर ही पढ़ने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम अपना ये चैनल बनाए हैं। और यह चैनल हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं जो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हाई स्कूल के स्टूडेंट और जो भी स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए यह हम चैनल बनाए हैं। और आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। यह जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं यह प्रकाश चैप्टर से है। इससे पहले भी हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं प्रकाश चैप्टर से, और उसी के आगे यह अगला वीडियो है जिसमें अवतल दर्पण से यह प्रश्न है जो कि पूछा गया है। इसमें अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की 6 स्थितियों के बारे में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार एवं प्रकृति आरेख खींचकर बताइए। इसका उत्तर क्या है कि अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। देखिए जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की दूरी पर क्या होता है, निर्भर करता है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है। उसके अनुसार जो प्रतिबिंब है वो बनता है, आभासी हो या वास्तविक हो, या छोटा हो वस्तु से या वस्तु से बड़ा हो, वस्तु से उल्टा हो या वस्तु के बराबर हो या सीधा हो। तो ये सब जो कंडीशन है, जो इसकी प्रकृति है, वो दर्पण से वस्तु की दूरी और स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं अवतल दर्पण की विभिन्न प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियों के बारे में जानने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जैसे कि किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियोस के माध्यम से इस चैनल पर आप तैयारी कर सकें। ठीक है, आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी यह बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखिए हमारा अगला जो पहला अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति है वो क्या है। देखिए ये है हमारा प्रतिबिंब बनने की पहली स्थिति अवतल दर्पण में। पहली स्थिति में क्या होता है कि वस्तु जो होती है अनंत पर रखी होती है और वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। तो इस अवतल दर्पण में कैसे बनता है, तो अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, उनमें से 2 प्रकाश की किरणों को लिया जाता है और उनका जो परिवर्तन होता है दर्पण से, उस परावर्तित किरण का जो मिलान बिंदु होता है उसको हम मुख्य अक्ष पर लंबवत डालते हैं, और उसके बाद उन 2 बिंदुओं को मिलाने के बाद जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वही होता है वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए पहली स्थिति में अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाशीय किरणें परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, और इसलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा होता है।
तो इसमें देखिए, जब देखिए वस्तु अनंत पर रखी वस्तु से प्रकाश की जब किरणें आती हैं, और उन किरणों में से जब हम दो किरणों को लेते हैं जो कि परस्पर समानांतर होती हैं, ये जो दो किरणें हैं और ये परस्पर समानांतर हैं, तो ये जब दो किरणें वस्तु से होकर आती हैं तो यह इनमें से एक किरण जो होती है फोकस से होकर जाती है, दर्पण पर जाती है, और दर्पण से परावर्तन के दौरान यानी परावर्तित होकर यह मुख्य अक्ष के समांतर आगे निकल जाती है। ठीक। और ऐसे ही जो दूसरी किरण होती है वो वक्रता केंद्र से होकर आती है और दर्पण पे लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के दौरान यह अपने ही मार्ग पर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जब यह लौटती है तो यह लौटते समय यह परावर्तित किरण जो यस और ई है, यस और ई जो परावर्तित किरण होती है, इसको ए डैश बिंदु पर काटती है या उस पर मिलती है। ठीक। तो जिस बिंदु पर मिलती है वही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। और यह ए डैश क्यों होता है, तो यह जो क्योंकि यह ए डैश इसलिए होता है क्योंकि ये जो किरण है यह ए से होके आती है और ये परिवर्तन के दौरान ऐसे जब जाती है तो ये वाली जो किरण है ये इसको काटती है, इस परावर्तित किरण यस और ई को काटती है, यानी जो ए से ये जो किरण है जो है परावर्तित होती है, ए से आने वाली किरण। ठीक है। तो पर जो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम ए डैश कहते हैं, और इस ए डैश से मुख्य अक्ष पर जब लंब डालते हैं तो यह जिस बिंदु पर मिलती है उसे बी डैश कहते हैं, और इसी ए डैश और बी डैश को जब मिला देते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो होता है बी डैश और ए डैश प्राप्त होता है, जो कि वस्तु से उल्टा होता है। वस्तु से उल्टा किस प्रकार है इसमें चित्र में, तो देखिए इसमें जो वस्तु जो है ए बी जो वस्तु है इसमें ए ऊपर है और बी नीचे है, और इस प्रतिबिंब में बी ऊपर है और ए नीचे है। तो इसलिए यह जो प्रतिबिंब है वस्तु से उल्टा हो जाता है, और यहाँ पे वस्तु इतनी बड़ी है और यहाँ प्रतिबिंब जो है इतना छोटा है, तो इसलिए प्रतिबिंब छोटा है। और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। तो अब देखिए इसकी जो प्रकृति क्या होती है, सभी को मिला करके हम कैसे कहेंगे। तो इसमें जो अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है परस्पर समांतर होती है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से छोटा है और वास्तविक है और उल्टा है। तो अब देखिए, अब चलते हैं अपने अगले कंडीशन पे। अगले कंडीशन में क्या होगा कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी। ये देखिए ये रहा हमारा दूसरा कंडीशन। इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। तो इस कंडीशन में देखिए, पहले कंडीशन हम नहीं बताएं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहले कंडीशन में क्या था कि प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है। ठीक। और अब ये दूसरा कंडीशन है। तो दूसरे कंडीशन में जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद, ये एक प्रकाश की किरण है और एक प्रकाश की किरण ये है, ये ऐसे जाती हैं, इनको आपतित किरण भी कहते हैं। ये जब दर्पण से टकराती हैं तो ऐसे ये जो किरण है वो फोकस से होकर यहाँ से फोकस से होकर गुजरती है, और जो दूसरी किरण है दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है, जिसे हम यस एच परावर्तित किरण कहते हैं, और इसे हम कहते हैं डी ई परावर्तित किरण। ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम ए डैश कहते हैं, और उस ए डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डालने के बाद जिस बिंदु पर यह गिरता है उसे बी डैश कहते हैं। तो ए डैश और बी डैश को मिलाने पर
हमें बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है ये फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है और वस्तु से छोटा, बहुत छोटा होता है और उल्टा होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है वास्तविक, क्योंकि ये दर्पण के सामने बना होता है। ठीक है, देखिए इस वस्तु की स्थिति, इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के सामने फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में बहुत छोटा होता है। ठीक है, देखिए इस दिए गए चित्र में एक M1 और M2 क्या है, दर्पण है। M1 और M2 दर्पण है। जो P है वो ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसमें जो F है वो फोकस है। जो C है ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, बस यही सब चीज़ें हैं इसमें। देखिए जो C है, F है, P है, M1 और M2 है। ये है दर्पण की जो कहते हैं इंट्रोडक्शन होता है, ये दर्पण में एक पाया जाता है। ठीक, एक M1 M2 दर्पण होता है, उसमें एक P ध्रुव होता है, F फोकस होता है, C जो होता है वक्रता केंद्र होता है, P है, और ये है M1 M2। ठीक है, अगर आपको ये मालूम ना हो तो इसे आप अच्छे से देख लें, ना हो तो स्क्रीनशॉट करके आप नोट्स पे उतार सकते हैं। अगर इसका आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वन डे एग्ज़ाम फाउंडेशन के नाम से है। आप टेलीग्राम, आप प्ले स्टोर में जाइएगा और टेलीग्राम जो है उसे डाउनलोड करके साइन इन करके, साइन अप करके, जो भी करना है आप करके, आप उसमें अपना अकाउंट बना करके उसके बाद आप उसमें सर्च करेंगे वन डे एग्ज़ाम फाउंडेशन, तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसको ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर आपको डेली वीडियो के जो PDF जो है वो प्राप्त होते रहेंगे, जो कि 9 से 12 तक के PDF प्राप्त होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो अगला कंडीशन है, जो तीसरा कंडीशन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने का, इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तब प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और आकार में कैसा बनेगा। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। ये कंडीशन थोड़ा, जो अभी तक हम कंडीशन पढ़े हैं दो, उस कंडीशन से अलग है। पिछले दो कंडीशन में क्या था कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, लेकिन वस्तु से छोटा बन रहा था। और इस कंडीशन में क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बन रहा है। ठीक है, देखिए दिए गए जो चित्र है, चित्र जो है हमारा 1.5 है, जो कि हाई स्कूल के सीरीज बुक का यह एक फोटो है, उसमें दिया गया था। देखिए दिए गए चित्र में एक M1 M2, इसमें भी एक अवतल दर्पण है जिसकी P जो ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है और AB एक वस्तु है। ठीक है, देखिए जब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों में से हम प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए इनमें से दो किरणों को लेते हैं, जिनमें से एक किरण जो है A,
ए से आने वाली किरण है, जो कि दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद यह परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के दौरान यह फोकस से होते हुए आगे निकल जाती है। इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जो दूसरी किरण है वो है फोकस से होते हुए जाती है और दर्पण से टकराने के बाद, ये है हमारी दूसरी किरण, और दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर आगे निकल जाती है। इस परावर्तित ये मान लेते हैं कि ए डी बिंदु पे ये जो है परावर्तित होती है और ये जो है ई बिंदु से परावर्तित होती है। तो इनका जो परावर्तित किरणें है, ये जो है डी और ए डैश हो जाएगा परावर्तित किरणें, और ये जो है ई और ए डैश परावर्तित किरणें कहा जाएंगे। तो इस परिवर्तन के दौरान ये दोनों परावर्तित किरणें, ये एक ये है और एक ये है, ये दोनों जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पे हमारा इस वस्तु का क्या प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये प्रकाश किरणें ये बिंदु से होके निकलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो इनका मिलान बिंदु है इसे हम ए डैश कहेंगे। और इस ए डैश से हम मुख्य अक्ष क्या है, तो वक्रता केंद्र और दर्पण की ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यह हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं कि फोकस दूरी, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ये सब क्या होते हैं दर्पण में, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और चैनल को ओपन करके आप उसमें वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब हम इससे ए डैश से इस मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं तो यह कहाँ मिलता है, तो बी डैश पे। तो इस ए डैश और बी डैश को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब, जो कि वस्तु से उल्टा होता है किंतु वस्तु के बराबर ही होता है। तो ये जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है, जहाँ पे वस्तु रखी जाती है। ठीक, ये था हमारा तीसरा कंडीशन। और अब हम आगे चलते हैं अपने चौथे कंडीशन पर। तो देखिए, ये जो हमारा है चौथा कंडीशन, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का। इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि वस्तु जो है दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो इस कंडीशन में वस्तु की इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र से दूर, अर्थात वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है। देखिए, प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति कैसे बदल रही है। पहले कंडीशन में क्या था कि वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। उसके बाद दूसरा कंडीशन जो था, दूसरे कंडीशन में वो वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में था, अनंत के बीच में रखी जा रही थी। तो वह प्रतिबिंब जो है फोकस से खिसक कर कुछ आगे आया और वस्तु भी अनंत से खिसक कर कुछ आगे रखी गई थी। तो इसीलिए ये आगे जैसे ये आगे वस्तु आगे बढ़ रहा है, प्रतिबिंब भी इसके विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है। तो जब वस्तु जो है जैसे ही वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी गई थी, तो प्रतिबिंब जो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना था, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र अनंत के बीच में ना रखकर वक्रता केंद्र पर रखा गया था, तो प्रतिबिंब जो है इन दोनों के बीच में से और आगे बढ़कर वक्रता केंद्र पर प्राप्त हुई थी। ठीक है। और अब देखिए, इस कंडीशन में क्या है कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर नहीं रखी जा रही, इससे और आगे रखी जा रही है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जा रही है, तब प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम ये करते हैं कि इससे निकलने वाली दो प्रकाश किरणें लेते हैं। ये प्रकाश, एक प्रकार की किरण है जो है एडी है, जो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होते हुए आगे निकल जाती है, और इसे हम कहते हैं डी
इसे हम कहते हैं डीई परावर्तित किरण। इसे हम क्या कहते हैं, डीई परावर्तित किरण कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी किरण जो होती है वस्तु से निकल कर जो वस्तु से निकलती है और दर्पण से परावर्तित होती है, तो ये जो दूसरी किरण है जो दर्पण से परावर्तित होती है, यह इस बिंदु से दर्पण के इस बिंदु से परावर्तित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या है, तो ये जो है हमारा मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए आगे निकलती है और आगे निकलने के दौरान यह जो है जो डीई परावर्तित किरण है उसके ए बिंदु पर यह मिलती है। तो जहाँ यह मिलती है वहीं ये वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, इस ए मिलान बिंदु से हम मुख्य अक्ष पे लंब डालते हैं बी पर। जब ए और बी को हम मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्रतिबिंब बी और ए डैश, बी डैश और ए डैश। ठीक है, हमें प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि यह वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, और उल्टा होता है। अब आप सोचेंगे उल्टा कैसे है, तो देखिए वस्तु में क्या है, ए ऊपर है, ये वस्तु देखिए इसमें क्या है कि ये ऊपर है वस्तु में और बी जो है नीचे है, लेकिन प्रतिबिंब ये है और इस प्रतिबिंब में बी जो है ऊपर है और ए क्या है, नीचे है। तो बी ऊपर है और ए नीचे है, यानी प्रतिबिंब बी डैश ए डैश प्राप्त हो रहा है और वस्तु क्या है, ए और बी है। तो इसीलिए प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। ठीक है, और यह वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे है, तो क्योंकि यह दर्पण है और यह दर्पण के सामने वस्तु रखा जाता है, तो यह सामने वस्तु रखा जाता है यानी वस्तु के तरफ ही यह प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने तो जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सामने। आप याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सामने बनता है। किसके सामने, दर्पण के सामने। ठीक है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो पीछे। तो किसके पीछे, तो दर्पण के पीछे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले कंडीशन नंबर 5 पे, जो कि सेकंड लास्ट है। देखिए यह जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो वस्तु रखी जाएगी वह अब इस बार वक्रता के अंदर फोकस के बीच ना रखकर अब हम रखेंगे इसको और आगे फोकस पे रखेंगे, यानी धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते चलेंगे और कंडीशन जो है प्रतिबिंब की बनने की कंडीशन को जानेंगे। ठीक है, कि वस्तु की कंडीशन के अनुसार प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होती है। देखिए पहले अनंत पे था, फिर वक्रता के अनंत के बीच में रखा गया, फिर वक्रता केंद्र पे रखा गया, फिर फोकस सी और एफ के बीच में रखा गया। अब ये पांचवा कंडीशन जो है इसमें रखा जा रहा है वस्तु को डायरेक्टली एफ पे यानी फोकस पे रखा जाएगा। देखिए तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब वस्तु को एफ पे यानी फोकस पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत जो है अनंत पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है ना। अब ये प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो देखिए जब वस्तु रखी जाती है वो रखी होती है तो उससे दो प्रकाश किरणों को लेते हैं हम। इससे एक प्रकाश की किरण जो निकलती है जो दर्पण से टकराने के बाद दर्पण के जी बिंदु से टकराती है, जी बिंदु से लंबवत टकराने के बाद यह परावर्तित हो जाती है अपने ही मार्ग में और अपने ही मार्ग में यह बढ़ते हुए वक्रता केंद्र सी से होते हुए आगे निकल जाती है। जो दूसरी किरण जो होती है ए से निकलने वाली वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलती है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होते हुए
ये आगे निकल जाती है। और जी, ये क्या है, ये था हमारा, ये जी था, तो जी और सी यानी जी सी या फिर जी एच। ठीक है, जो हमारा जी एच जो परावर्तित किरण है, जी एच जो परावर्तित किरण, पहली परावर्तित किरण है, इसके समांतर ये जो डी और ई परावर्तित किरण दूसरी जो है, ये जो है इसके समांतर निकल आगे अनंत में निकल जाती है। और ये दोनों किरणें समानांतर निकलती परावर्तित किरणें, तो इसलिए जो प्रतिबिंब जो होता है अनंत में प्राप्त होता है और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, परंतु उल्टा होता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको दिए वस्तु की कंडीशन को याद रखना है। पहले अनंत पे रखा जा रहा है, फिर अनंत वक्रता केंद्र के बीच, फिर के वक्रता केंद्र पे, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच, और फिर फोकस पे। अब देखिए इस कंडीशन में, अब जो अगला कंडीशन आने वाला है, इस कंडीशन में वस्तु को रखा जाएगा और यहाँ पर रख दिया गया। जो हमारा लास्ट कंडीशन है वो है 6 यानी 6th कंडीशन है में क्या किया जा रहा है कि वस्तु जो है फोकस तथा दर्पण के बीच रखा जाएगा। यह फोकस, ये है हमारा दर्पण, और इन दोनों के बीच रखा गया है वस्तु। और इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए इस कंडीशन में वस्तु की इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। इसमें देखिए एक ए वस्तु रखी गई है जो कि फोकस तथा दर्पण के बीच रखा गया है। वस्तु के ए बिंदु से निकलने वाले प्रकाश की जो दो किरणें हैं, एक जो निकलती है दर्पण पर जी बिंदु से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वक्रता केंद्र से होते हुए आगे निकल जाती है, जिसे हम जीएच परावर्तित किरण कहते हैं। और जो ए से जो दूसरी किरण निकलती है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, ये दर्पण से टकराने के बाद डी बिंदु से परावर्तित होकर या फोकस से होते हुए यह आगे निकल जाती है, जिसे हम डी और ई परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों जीएच और डीई परावर्तित किरणें जो है इनको आगे बढ़ाने पर देखा जाता है कि यह जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है और यह कहीं नहीं मिलती है। इसलिए प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इन दो किरणों को, यानी इन दो परावर्तित किरणों को हम क्या करते हैं कि दर्पण के पीछे काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं। ये डॉटेड का निशान जो दिखाया गया है, यह काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाया जा रहा है। तो जब इनको काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाया जाता है तो देखा जाता है कि यह ए बिंदु पर मिलती है, जिसे ए डैश कहते हैं, और ए डैश पर मिलती है, जो कि हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अब इस ए डैश बिंदु से मुख्य अक्ष पर हम लंब डालते हैं और यहाँ पे हमें बी डैश प्राप्त होता है। अब ए डैश और बी डैश को जब हम मिलाते हैं तो हमें ए बी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, जो कि वस्तु से बड़ा होता है, परंतु वह सीधा होता है और आभासी होता है। आभासी किस लिए होता है, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बना होता है। ठीक है, इसलिए यह आभासी होता है। देखिए यह चित्र 1.8 10th फिजिक्स का है, प्रकाश चैप्टर से है, और अवतल दर्पण का यह अवतल दर्पण का 6ठा कंडीशन है। आपको कंडीशन भी याद रखना होगा कि कौन सा कंडीशन किस नंबर का है। देखिए 6ठे नंबर का जो कंडीशन है यह इस प्रकार का बना हुआ है। इस प्रकार इसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन के दौरान इसमें प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है और यह सीधा होता है,
आभासी होता है, ठीक, और वस्तु से आकार में बहुत ही बड़ा होता है। तो ये थे हमारे 6 कंडीशंस जिसको हमने प्रकाश चैप्टर में अवतल दर्पण के संबंध में पढ़ा। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तन, जो कि लेंस में अपवर्तन होता है। अवतल दर्पण में होता है परावर्तन, दर्पण में होता है परावर्तन, और अपवर्तन जो होता है वो होता है लेंस में, ठीक। इसमें जो क्या, ये जो होता है दर्पण में होता है, इसमें होता है परावर्तन। तो हम आगे पढ़ेंगे लेंस के बारे में, लेंस में परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, सॉरी। तो देखिए, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल में हैं और लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोई टीचर नहीं मिल पा रहा है, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनको शेयर करें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वन डे एग्ज़ाम फाउंडेशन के नाम से है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।